दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर। और पुनः एक बार आपका जोरदार मैं अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज जो है हम इस नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं फिर से एक बार। तो आज जो है हम एक नया वीडियो हमारा एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है मनोविज्ञान के प्रश्नों पर, उस पर जो है ये वीडियो लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें जो है ये जो पूरा आज जो आप लोग वीडियो लेक्चर अभी जो देखेंगे अभी अभी जो पूरा वीडियो रहने वाला है वो रिलेटेड रहने वाला आपके मनोविज्ञान के प्रकार, मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, है ना। तो यदि आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 2 पर पूरा बेस्ड रहेगा। थ्योरी वाला जो आप लोगों का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, उसको जरूर एक बार देखिएगा। क्योंकि यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा तो ये फिर आपको यहाँ पे प्रश्न जो है अनसुलझे से लगेंगे। इसलिए थोड़ा आप लोग लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी क्लास किया हुआ है, जिसमें हमने कम्प्लीटली मनोविज्ञान के प्रकार एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जितने भी इसकी फील्ड है उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो एक बार आप लोग लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, उसके बाद ही जो है इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, ऐसे मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं हमारा ये आज का एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें हमारा स्क्रीन पर पहला जो है प्रश्न जो है आपको नजर आता हुआ शानदार प्रश्न जो है आपको एक से बढ़कर एक आज प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं पे बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को जो है हमारा मेन फोकस रहता है हमेशा की तरह। तो चलिएगा मैं लेट ना करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर जो है आज के हमारे दिन का ये जो पहला प्रश्न है वो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर नजर आता हुआ। पहला प्रश्न बोल रहा है मनोविज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है, मतलब इसके कितने भाग है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका 4। तो यदि हम बात करें मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान को मुख्य रूप से 2 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला जो मनोविज्ञान है उसको बोलते हैं विशुद्ध मनोविज्ञान, है ना। यदि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा, एंजॉय किया होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशुद्ध मनोविज्ञान। और दूसरा जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान होता है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है परफेक्ट आंसर, ये दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सीधा 100 में 100। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि मनोविज्ञान जो है इसको मुख्य रूप से व्यवहारिक मनोविज्ञान, जिसको अप्लाइड बोलते हैं साइकोलॉजी, और एक विशुद्ध मनोविज्ञान होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। चलिए अगला प्रश्न को नज़र दौड़ाते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ ये प्रश्न है, जो यूनिक क्वेश्चन है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आपका यहाँ पे समायोजन में आप लेकर के आया हुआ आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर। तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से विशुद्ध मनोविज्ञान का कौन सा भाग नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो विशुद्ध मनोविज्ञान का कौन सा भाग नहीं है। तो आपको फोकस ये करना है विशुद्ध मनोविज्ञान में कौन कौन सा आता है और व्यवहारिक मनोविज्ञान में कौन कौन सा आता है। तो यदि आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा, जो सामान्य मनोविज्ञान है ये आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आपका असामान्य मनोविज्ञान है ये भी आपका विशुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और जो बाल मनोविज्ञान है ये भी आपका विशुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, और वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जो कि हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो इंडस्ट्रियल जो हमारा साइकोलॉजी होता है उसको जो है हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान, यहाँ पे बोला है विशुद्ध मनोविज्ञान का भाग नहीं है, तो औद्योगिक मनोविज्ञान हमारा व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक जो गतिविधियाँ होती है, औद्योगिक जो कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनके जो है मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, उनके मानसिक जो स्थिति है, उनके क्रियाकलाप है, उनका अध्ययन करते हैं, जिसको औद्योगिक मनोविज्ञान कहा जाता है ना। तो औद्योगिक मनोविज्ञान हमारा किसका भाग हो जाएगा दोस्तों, तो यह औद्योगिक मनोविज्ञान हमारा भाग हो जाएगा जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान का, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या बोलता है इसको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोलता है, प्रश्न क्रमांक 3, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों, मानवीय जीवन की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, समस्याओं के समाधान आदि में प्रयोग किया जाता है, वह मनोविज्ञान कौन सा है। तो ऐसा मनोविज्ञान जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों, समस्याओं और
और उससे संबंधित उसके जो समाधान है उनका अध्ययन करते हैं, तो वह मनोविज्ञान कौन सा मनोविज्ञान कहलाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान में तो शिक्षा से संबंधित जो है मनोवैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है भाई, सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रायोगिक रूप से भौतिक रसायन जैसे हमारे विषय है, प्रायोगिक विषय है, उनसे संबंधित विधियों का अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान ये भी नहीं हो सकता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में हम जो है विभिन्न पीढ़ियाँ, विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान हमारा क्या होता है, जिसमें हम जो है मानव व्यवहारों का क्या करते हैं, अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के साथ साथ मानव व्यवहार में होने वाली जो समस्याएं हैं, उनकी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे किया जाए, उनका अध्ययन करते हैं, और वो हमारा क्या कहलाता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान, है ना। चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर आपका जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी कई सारे एग्जाम्स में, आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सर्वप्रथम ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने सैन्य मनोविज्ञान के सिद्धांत और तथ्यों को अपने सेना में प्रयोग में लाया था। जिन्होंने अपने सेना के लिए सैन्य मनोविज्ञान का सिद्धांत और तथ्यों को प्रयोग में सबसे पहले लाया, तो ऐसा देश हमारा कौन सा है, आपको बताना है ना। तो सोवियत संघ रूस, जिसका तो अभी टूट चुका है, सोवियत संघ रूस 10 देशों में टूट चुका है, तो सोवियत संघ रूस का रोल खत्म हो चुका है, नहीं है। ब्रिटेन, ब्रिटेन भी नहीं है, जिन्होंने भी प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना है उसकी भी आर्मी ने इसके ऊपर कभी ऐसे सैद्धांतिक कार्यों पर कार्य नहीं किया था। तो सबसे पहला जो देश था वो था हमारा क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए जो कि मिलिट्री पावर में सबसे टॉपर है पूरी दुनिया में, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने सैनिकों के ऊपर सैन्य जो मनोविज्ञान है उसके सिद्धांत और तथ्यों का प्रयोग किया था, और उनका जो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले सैन्य मनोविज्ञान के माध्यम से पहला जो देश है वो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा पहला हो जाएगा वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड। चलिएगा, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं। अब जो है अगला देखते हैं पांचवा। तो पांचवा जो प्रश्न है, 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बोलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसी जो वृद्धावस्था, ऐसी जो आदि अवस्थाएं हैं, इनका अध्ययन करने के लिए कौन से मनोविज्ञान की शाखा का उपयोग किया जाता है ना। तो मैं आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया था कि जो हमारा जो विकासात्मक मनोविज्ञान है यह मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा 5वें नंबर के प्रश्न के लिए। क्योंकि किशोर मनोविज्ञान जो है किशोर में होने वाले बदलाव, शारीरिक बदलावों के बारे में अध्ययन करेगा, किशोर के मानसिक सामाजिक स्थिति से उसके संतुलन की अवस्थाओं का अध्ययन करेगा। इसके अलावा बाल मनोविज्ञान जो है बालक के मनोवैज्ञानिक कारणों का बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। समाज मनोविज्ञान सामाजिक रूप से जो है विभिन्न गतिविधियां होती है। समाज मनोविज्ञान समाज को जोड़े रखने में सहायक कारगर साबित होता है। समाज मनोविज्ञान, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हम जो है मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनका जो है सीक्वेंस से क्रम बाय क्रम जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग में लाते हैं। अगला जो प्रश्न है शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बोला है खेल मनोविज्ञान जो है, खेल मनोविज्ञान शाखा का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है। मतलब खेल मनोविज्ञान जो है कब से शुरू हुआ था, कब इनका शुरुआत हुआ खेल मनोविज्ञान शाखा, है ना। तो 1890 तो नहीं हो सकता, 1900 में भी नहीं होगा। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1895 जो है 1895 में जो है पहली बार जो है खेल मनोविज्ञान जो शाखा है इसकी जो है शुरुआत की गई थी 1895। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो सी हमारा परफेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, है ना। चलिएगा दोस्तों आगे देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका आकार जो है ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना। चलिएगा, ज़्यादा लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या बोलता है, एक बार मेरे साथ आप भी पढ़िएगा और प्रश्न अपने से खुद से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मनोविज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, विधिक प्रक्रिया में शामिल, जैसे कि कौन कौन विधिक प्रक्रिया में शामिल होता है भाई, पुलिस है, न्यायालय है, अधिवक्ता है, अपराधी है और अन्य जो कर्मचारी शामिल होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, विधिक प्रक्रिया। विधिक प्रक्रिया में जो शामिल होते हैं ऐसे लोगों के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, तो बोला जा रहा है वह हमारा कौन सा मनोविज्ञान है। तो आपके हिसाब से क्या होगा भाई ऑप्शन। यदि हम पहला नंबर ऑप्शन देखें तो ये नैदानिक है। नैदानिक मतलब होता है क्लिनिकल होता है, जिसमें जो है उपचारात्मक जो है हम लोग मनोविज्ञान इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन।
इसके अलावा सी ऑप्शन देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पे तो शिक्षा से संबंधित अध्ययन ही होगा। खेल मनोविज्ञान, खेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। विधिक मनोविज्ञान में क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी देखिए विधिक लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आप लोग को क्या नजर आ रहा है, विधिक। तो विधिक और विधिक यहाँ पे दोनों जगह नजर आ रहा है, इसलिए विधिक प्रक्रिया मतलब कि जो पुलिस है, जो न्यायाधीश है, जो अधिवक्ता है, अपराधी है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विधिक मनोविज्ञान। विधिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पुलिस है, जो न्यायाधीश है, अधिवक्ता है, ऐसे जो है लोग हैं, उनके मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है। यहाँ पे बोलता है मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन सी मानी जाती है, जो मनोविज्ञान, बहुत सारे मनोविज्ञान की शाखा है, उसमें से कुल मनोविज्ञान का 43% हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। तो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी आपको शाखा बतानी है ना। तो कौन सी शाखा है जो मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है, तो चलिएगा देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तक ही सिमटा हुआ है। सामुदायिक मनोविज्ञान भी नहीं है इसका ऑप्शन। तो इसका जो सी नंबर जो है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में केवल बालक के मानसिक, शारीरिक गुणों, चारित्रिक गुणों का विकास, बालक के विभिन्न विकास के अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान यहीं तक सिमटा हुआ है। नैदानिक मनोविज्ञान, है ना, नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी जो है हमारा जो है 8वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नैदानिक मनोविज्ञान जो है ये 43% जो मनोवैज्ञानिक है नैदानिक मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अपने कार्य में लगे हुए हैं और अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। 43% जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बालकों के व्यवहार के साथ साथ, बालकों के व्यवहार के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन जिस मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है वह निम्न में से कौन सा है। तो बालक के जो है शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, तो यहाँ पे साफ साफ समझ आ रहा है, बालक आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा आप लोग को नजर आ रहा होगा, ऑप्शन में भी हमें एक जगह ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बाल मनोविज्ञान नजर आ रहा है ना। तो बाल मनोविज्ञान क्या होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम बालक के शारीरिक और मानसिक जो विकास हो रहा है उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें अभी पूरा 20 क्वेश्चंस का आपका सीरीज है। 20 क्वेश्चन जो है इसमें अभी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आगे जो है आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है ना। तो चलिए अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हमारा जो है मनोबल बढ़ाते रहिएगा आप लोग से, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 पे एक बार फिर से धमाकेदार अंदाज में जो है पढ़ते हैं एक बार, है ना। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। क्या बात है भाई, और अच्छा गए गुरु। तो ये बोलता है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्किनर महोदय नहीं है, इन्होंने तो बताया ही नहीं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं, वुडवर्थ जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान पर बल देते हैं। तो ये हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो। ये क्रो एंड क्रो महोदय जो है इन्होंने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, मानव व्यवहार और मानव जो संबंध है उन्हीं का अध्ययन करता है, और इसी कथन को उन्होंने सबसे पहले बोला था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस वीडियो का यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिएगा, तो यदि आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट नीट एंड क्लीन आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए इसका, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो कृपया उसको ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और ये जो पूरा आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं अभी, इसका आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हमारा एकदम नीट एंड क्लीन जो है नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ना दोस्तों। तो लेट ना कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, और हमारे जो है इस पीडीएफ का जो है इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वहाँ पे कंप्लीट जो है उपलब्ध हो जाएगा, हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ, है ना। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। अवधान, सीखना, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, बुद्धि, व्यक्तित्व, चिंतन, समस्या समाधान जैसे विषयों के अध्ययन के लिए कौन सा मनोविज्ञान प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कौन सा मनोविज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जो है हमारे स्मृति है, अभिप्रेरणा है, संवेग है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, चिंतन, समस्या समाधान है जैसे विषयों के बारे में क्या करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो वह हमारा कौन सा मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोलता है सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान, तीसरा बोलता है सामान्य मनोविज्ञान, और डी चौथा नंबर का बोलता है पशु मनोविज्ञान। तो पशु वाला तो हो ही नहीं सकता, सामान्य मनोविज्ञान भी नहीं होगा,
समाज मनोविज्ञान भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जो है स्मृति है ना, अभिप्रेरणा किस प्रकार है, मोटिवेशन, संवेग है, उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या है, व्यक्तित्व किस प्रकार है, व्यक्ति का चिंतन कैसे करता है, समस्या समाधान के प्रति व्यक्ति कैसा है व्यवहार, उसको जो है यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, चलिएगा इसको एक बार पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए हमारे साथ ये वीडियो को। और ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए मानसिक रूप से मानसिक रोगों से ग्रसित जो लोग हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित जो लोग हैं उनके उपचार के लिए क्या किया जाता है, कौन सा मनोविज्ञान प्रयुक्त किया जाता है। तो मानसिक रोग है मतलब नैदानिक मनोविज्ञान ही आएगा, है ना, नैदानिक मनोविज्ञान हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सैन्य मनोविज्ञान का नहीं होगा, इसको सैनिकों के लिए परामर्श मतलब जो व्यक्ति कोई समस्या से जूझ रहा है उसके परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि उस मनोवैज्ञानिक रूप से उसका समाधान मिल सके। खेल मनोविज्ञान खेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका आंसर नंबर जो है ये जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मानसिक रोगों का जितने भी रोग से ग्रसित उपचार होता है उसके लिए हमारा मनोविज्ञान काम आता है, नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक बार पढ़िएगा मेरे साथ आप भी। उपरोक्त में से कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है ना। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, नहीं है मतलब शाखा नहीं है बताना है, शाखा है उसको नहीं बताना है, शाखा नहीं है बोला है। तो कौन सी शाखा नहीं है भाई, तो विकासात्मक मनोविज्ञान, इसको तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, होगा बिल्कुल होगा ये विकासात्मक मनोविज्ञान, तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है ना। संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान, कहीं पे हमने इसकी चर्चा नहीं की है और आप लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कहीं पे हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, संज्ञानात्मक सिद्धांत का मनोविज्ञान, ये हमारा शाखा नहीं है बोला है, तो नहीं है में कौन सा आ जाएगा आपका, यही जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा परफेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान तो है और समाज मनोविज्ञान भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हमारा परफेक्ट होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा सही आंसर। संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान जैसा कुछ आपके मनोविज्ञान में नहीं है। हाँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है थ्योरी जिन्होंने दिया था, जीन पियाजे महोदय जिन्हें दिया था, तो जीन पियाजे महोदय जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत दिया हुआ है, पर कहीं पर संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोविज्ञान अलग से कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिएगा बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न क्या बोलता है आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी बालक के शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न तूफान, तनाव, उथल पुथल जैसी बदलावों का क्या किया जाता है, अध्ययन। तो भाई तनाव तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल महोदय ने बोला है भाई। देखो बाल मनोविज्ञान तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसे तो नहीं बोला जाता तनाव तूफान की अवस्था। सबसे ज़्यादा बदलाव किस में आता है, शारीरिक बदलाव की अवस्था, जब सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति से एक युवा है वो गुजरता है, वो हमारा कौन सा है, किशोरावस्था, तो एडोलेसेंस पीरियड, तो एडोलेसेंस पीरियड को ही क्या बोला जाता है, तनाव तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। इसमें जो है शारीरिक बदलाव का जो है विकास क्रम जो है चरम पर रहता है ना। इसलिए किशोर मनोविज्ञान ही है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर परफेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी किशोर मनोविज्ञान। तो किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, बालक के शरीर में उत्पन्न होने वाले तनाव तूफान उथल पुथल जैसी बदलाव है उस अवस्था का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और वही हमारा क्या कहलाएगा, किशोर मनोविज्ञान, है ना। चलेगा तो हमारे 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारे आपके एग्जाम से बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित संपूर्णता का प्रगटीकरण है, प्रकटीकरण, प्रगति नहीं है यहाँ पे, थोड़ा देखिएगा ध्यान दीजिए, गलत है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित संपूर्णता का प्रकटीकरण मतलब शिक्षा एक तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जितने भी हमारी संपूर्णता आते जा रही है, हमारे अंदर जो विकास होते जा रहा है, हमारे अंदर जो बदलाव आते जा रहा है उसको प्रकट करना है। तो प्रकट करने का जो हमारा तरीका है उसको क्या बोला गया है, शिक्षा। तो ये कथन किसने दिया था, ये कथन किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित संपूर्णता का प्रकटीकरण है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया जाता है हमारा, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, अरस्तु ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, या फ्रॉबेल ने कहा था। तो इस जो है क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जो है आध्यात्मिक चिंतन जो इन्होंने बहुत बड़े हमारे आध्यात्मिक संत है, उन्होंने बोला था कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि जो हमारा
शिक्षा है वो क्या करते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित हमारी जो संपूर्णता है उसको प्रकट करने का एक क्या है, तरीका है। इसी के माध्यम से हमारी संपूर्णता को हम प्रकट कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार इस पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। तो एक बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ 16 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान संबद्ध नहीं है, मतलब मनोविज्ञान किस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सी गतिविधि है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते या जिनके बारे में हमको लेना देना नहीं है मनोविज्ञान से, तो उसको आपको बताना है भाई। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा संबद्ध नहीं है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई मानव व्यवहार का अध्ययन। बालक के शारीरिक मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है, तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। बालक के शारीरिक मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास का ही तो अध्ययन करते हैं, है ना। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न जो है इसके अलग अलग तरीके बताए हैं। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन, मैं तो आप लोग को बताया ही था हमारे लेक्चर नंबर 2 में कि पशुओं का जो व्यवहार है, पशुओं के व्यवहार को भी किसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, पशु मनोविज्ञान। तो पशु मनोविज्ञान है, हमारा बाल मनोविज्ञान है, हमारा व्यवहारिक मनोविज्ञान है, इन सब का हिस्सा है। लेकिन मनोविज्ञान में कहीं पर भी हमारा ये नहीं बोला है कि हम कहीं पर नृत्य है तो विभिन्न प्रकार के नृत्यों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय नृत्य है, हमारे रीजनल जो स्टेट के नृत्य है इसका अध्ययन करेंगे। तो नृत्य का कहीं पे चर्चा, कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 16वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ मैं, ऐसी अपेक्षा आप लोग से रखा हुआ हूँ। और अंत तक बने रहिएगा हमारा ये इस जर्नी में, आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग साथ देंगे तभी तो मैं भी एंजॉय करूँगा वीडियो को। और अब बनाने में भी मैं आप लोग उतना ही मेहनत दिखाऊंगा, जितना आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे, जितना आप लोग का सपोर्ट मिलेगा उतना ही मेरा वीडियो जो है आप लोग के समक्ष आते रहेगा। नए नए वीडियोज़ के साथ बेस्ट क्वालिटी में मैं आप लोग को वीडियो बनाने जो है वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग का नॉलेज इन्हेंसमेंट होता रहे, है ना। चलिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोलता है, वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मतलब वैयक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ना। तो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता होगा भाई, वैयक्तिक मनोविज्ञान। नाम से समझ आ रहा है वैयक्तिक मनोविज्ञान है, तो आप लोग बोलोगे केवल व्यक्ति के बारे में, नहीं नहीं, केवल व्यक्ति के बारे में नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर पहला गलत है, रॉन्ग है भाई। मानव व्यवहार का, तो मानव व्यवहार का तो अध्ययन नहीं होता भाई, व्यवहारिक मनोविज्ञान में होता है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व का अध्ययन, तो बुद्धि व्यक्तित्व का भी अध्ययन नहीं होता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ना। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, केवल व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता। व्यक्ति का अध्ययन, वैयक्तिक मनोविज्ञान में केवल व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता, इसमें मानव समुदाय, परिवार, समाज, पूरे टोटल ओवरऑल जो है सबका इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वैयक्तिक मनोविज्ञान। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद आपके अंतिम 2 प्रश्न और बचे हुए हैं जिसको हम जो है देखेंगे, है ना। तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में निहित शारीरिक, मानसिक, आत्मिक श्रेष्ठ शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। अब यह कथन किसने कहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत ये बहुत फेमस है, ये जो थॉट है बहुत ही फेमस विचार है। इसमें इन्होंने बताया है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बालक तथा मनुष्य में जो निहित शारीरिक, मानसिक और आत्मिक है, जो श्रेष्ठ शक्ति है उसका सर्वांगीण विकास करना ही है जो शिक्षा है। शिक्षा का मतलब क्या है, मनुष्य में जो अंदर में जो निहित है ना उसका शारीरिक, मानसिक और जो आत्मिक शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, और वही हमारा क्या है, शिक्षा है। तो ऐसा किसने कहा है ये आपको बताना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको कुछ लेना देना नहीं है भाई मनोविज्ञान से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई यहाँ पे मनोविज्ञान से, कोई अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मनोविज्ञान में इसका कोई रोल योगदान नहीं रहेगा। महात्मा गांधी जी, बिल्कुल महात्मा गांधी जी हो सकते हैं, या स्वामी विवेकानंद जी। तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी का थोड़ा देर पहले बताया था कि मनुष्य में अंतर्निहित संपूर्णता का प्रकटीकरण ही हमारा क्या है, शिक्षा है। तो ये तो उन्होंने बताया था, संपूर्णता का प्रकटीकरण बोला। सुकरात का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे दार्शनिक है, ग्रीक दार्शनिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, इन्होंने बताया था कि शिक्षा से मेरा क्या अभिप्राय निकलता है, तो ये बोलता है शिक्षा से अभिप्राय है जो बालक और मनुष्य है उसमें निहित जितने भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ है ना, उसका सर्वांगीण विकास करना है, हर तरफ से उसका डेवलपमेंट करना है। चाहे वो शारीरिक रूप से विकास हो बच्चे का, चाहे मानसिक रूप से विकास हो, चाहे आत्मिक रूप से विकास हो, इन सभी का श्रेष्ठ शक्तियों का क्या करना है, हमारा विकास करना ही हमारा क्या कहलाएगा, शिक्षा कहलाएगा। तो यही किसने बताया था, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं हमारे 19वें नंबर के क्वेश्चन पे।
19वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, 19वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िएगा मेरे साथ आप लोग भी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का प्रमुख विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का प्रमुख विषय क्षेत्र नहीं है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका जो है हम लोग अध्ययन नहीं करते। तो बालक के वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन, तो ये तो बहुत ही मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का जड़ है, पूरा जड़ छुपा हुआ इसमें है ना। तो ये तो है भाई, बिल्कुल है, सही है। और नहीं, यहाँ पे नहीं है बोला है, मतलब गलत कथन खोजना है आपको। बाल योग, बाल योग के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन है, ये क्या चीज़ है भाई, गजब है। बाल योग के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन, तो बाल योग के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन में कोई लेना देना नहीं है भाई, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है बोला है, तो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। क्योंकि बाल मनोविज्ञान का बाल योग के विभिन्न सूत्रों से क्या लेना देना है भाई, बाल योग के विभिन्न सूत्र क्या है, ये तो आप लोग योग के अंतर्गत पढ़ोगे ना, पतंजलि के योग सूत्र है उसके अंतर्गत आएगा, इसलिए बाल योग के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन नहीं करता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। बालक की बुद्धि का अध्ययन करना, बिल्कुल भाई, बालक की बुद्धि आईक्यू लेवल का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग मानसिक आयु, वास्तविक आयु का अध्ययन करते हैं और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के माध्यम से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी होगा। डी नंबर ऑप्शन भी होगा, बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन, तो बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन तो इसमें भी किया जाता है, बिल्कुल होगा हमारा, ये भी सही है ना। और अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग को मैं अंतिम जो है हमारा वीडियो है उससे आपको जोड़े ले चलता हूँ। तो अंतिम हमारा जो वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इसके, और उम्मीद कीजिए आप लोग की जो वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सफ़र में बने हुए हैं अंत तक, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। वाह वाह, बहुत ही शानदार कथन है। ये बोलता है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही किसका निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शिक्षा है, स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मतलब यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जो है मस्तिष्क, यदि आपका स्वस्थ है, आपका तन मन आपका स्वस्थ है, तो आपके मस्तिष्क में शिक्षा का निर्माण होना ही होना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। ये किन्होंने बताया था, तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन है, जो कि एक ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, एक ऑप्शन अगले पेज पे मिलेगा। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी के अनुसार, तो जॉन डीवी महोदय का कोई लेना देना नहीं है भाई। अगला उसके बाद दूसरा नंबर का ऑप्शन है आपका लॉरेंस कोलबर्ग जी, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अरस्तु महोदय जी है, अरस्तु महोदय है, इन्होंने बताया था सबसे पहले कि भैया स्वस्थ जो शरीर है, स्वस्थ शरीर में ही क्या होगा, आपका स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, और यही क्या है, शिक्षा का निर्माण की प्रक्रिया है। तो इन्होंने ही बताया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। तो इन्होंने बताया था अरस्तु ने, तो अरस्तु के अनुसार यह कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अंत तक आप लोग जो है हमारे वीडियो में बने रहे और अंत तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप जो है हमारे इसी प्रकार आगे के वीडियो में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो अंत तक आप सभी हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपके साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें जो है हमारा जो है अगला लेक्चर होगा वो पूर्णतः आपके आधारित होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान पर कंप्लीट लेक्चर आपका आने वाला है, बहुत ही तैयारी उसका शानदार मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप जो है अंत तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में तब और मिलेंगे, तब तक के लिए अपना स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।